आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान को जकड़ के रखा हुआ है, ऐसी खबरें हैं। एक तो सिरल की स्टोरी है जो डॉन रोज़नामा डॉन में छपी और जिसमें उन्होंने अजीब और गरीब किस्म का एक नक्शा खींचा और सो कॉल्ड हमारे लिबरल जो सहाफ़ी हैं या अपने आप को जो सहाफ़ी कहने पे बज़िद हैं और वो बाकी एंकर्स और उन लोगों को कहते हैं ये सहाफ़ी नहीं है, वो सारे अपने अपने जगह पे खड़े हैं और उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि स्टोरी बाउंस हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ने और मिलिट्री ने दोनों ने डिनाई कर दिया कि स्टोरी में सदाकत नहीं है और हुकूमत ने तो यहाँ तक कह दिया इसमें कुछ हिस्सा सही है और कुछ हिस्सा गलत है। लेकिन जब हुकूमत ने ये नहीं बताया कि उसमें कौन सा हिस्सा गलत है और कौन सा हिस्सा सही है तो उसमें मज़ीद इबहम पैदा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने उसको ECL पर डाल दिया और तासुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके कहने पे ऐसा हुआ, जबकि हकूमत जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की है, या तो वो बरमला कहें कि वो हुकूमत नहीं कर रहे और वो ये कहें कि वो बड़े कमज़ोर हुक्मरान हैं और उनको बग़ैर पता किए या उनको बग़ैर बताए किसी ने सिरल का नाम ECL पे डाल दिया और उनको इल्म में नहीं है उसके, और या फिर वो ये माने कि ये उन्होंने ख़ुद फ़ौज के ख़िलाफ़ एक चाल चली है कि जो अब बैकफायर कर गई है। ये उनको क्यों करना पड़ा, इसके कई रुख हैं और उसमें सबसे पहला ये है कि गालिबन मियाँ साहब को पता चल गया उनकी गवर्नेंस जो है और उनकी करप्शन जो है अब वो छुपने वाली नहीं है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने आज सुबह एक केस की पैरवी करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये बैड गवर्नेंस है और आवाम को चाहिए कि वो अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अब ये बड़े मायना खेज स्टेटमेंट्स हैं चीफ जस्टिस की, जब मुल्क की आला तरीन अदालत और उसके आला तरीन जज जो किसी भी तरह से किसी किताबें नहीं हैं, जब वो ये सोचने पे या कहने पे मजबूर हो जाएं कि गुड गवर्नेंस नहीं बैड गवर्नेंस है, तो मेरे और आपके लिए इस बात पे मानना और यकीन करना बिल्कुल गलत नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं। और उन्होंने शहाना लाइफस्टाइल की बात की। यही बात जब मैंने 2 हफ्ते पहले की थी इसी स्टूडियो में बैठ के, तो पैमरा ने मुझे उसके ऊपर नोटिस भेज दिया था कि प्रोग्राम को बंद क्यों ना कर दिया जाए कि तुम कह रहे हो शहाना दौर है। नहीं, पैमरा के अरबाब इख्तियार को भी ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है और उसके बाद उन्होंने उससे पहले पाकिस्तान की आवाम को भी जवाब देना है और वो भी बादशाह बन के नहीं रह सकते, उनको भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है। ये नहीं है कि अपने मनपसंद लोग जो हैं उनके डिफेंस के लिए आप खड़े हो जाएं और जब 3 और एंकर्स उनको बैन किया जाए या उनके नाम ECL पे आए तो उस वक्त आप कहें कि बहुत सही हुआ, बड़ी बातें करता था ये। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि सिरल की जो स्टोरी है उसका इस वक्त हिंदुस्तान में बड़ा चर्चा हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ख़ास तौर पे उसके ऊपर एक फ़ीचर किया और कहा कि इज़ द सन ऑफ गोवा, और ये गोवा से है इनका ताल्लुक और ये गोवन है। ये जब आए थे तो ये रूट्स भी ढूंढ रहे थे और हिंदुस्तान को फ़ख्र है कि हमारा एक बेटा है जिसने जाके पाकिस्तान में अपना झंडा गाड़ा, तो वो हमारा हीरो है। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान का हीरो है और आज के वक्त में हीरो है, आपके लिए उसकी क्या हैसियत है इसका फ़ैसला आपने करना है या मेरे मेहमान करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त और सीनियर तजियाकार जनाब समी इब्राहिम साहब, जनाब आमिर ज़िया साहब, कॉलमिस्ट भी हैं, तजियाकार भी हैं, अब एडिटर हैं बोल नैरेटिव्स के जो इनका अपना जरीदा है, जनाब मोहम्मद ताहिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, जुर्रत अखबार के रुए रवां हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर ज़िया साहब, ये जो सिरल की स्टोरी है, आप लोग जर्नलिस्ट बनते हैं, मैं तो को मुझे जोम नहीं है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, खड़पैंच आप लोग बनते हैं। मैंने वैसे ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ, अब सार आलम बुरा ना बनाना, ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ। मैंने इससे ज़्यादा कमज़ोर, घटिया और फजूल और बेरब स्टोरी नहीं देखी हुकूमत और मुल्क को बदनाम करने के लिए। दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में कहीं और ये छपती वो अखबार तक बंद हो जाता। मुझे मतलब है इस स्टोरी का मेरे ख्याल में पोस्टमार्टम होना चाहिए और बहुत तफसील से हम इसी प्रोग्राम में कर सकते हैं। लेकिन पहला जो आपने जिस तरह से गुफ्तगू का आगाज़ किया, पहला सवाल ये उठता है कि इस खबर का मकसद क्या था और इसका फ़ायदा किसको हुआ। तो मकसद 3 मेरे ख्याल में सामने की चीज़ें कि एक तो फौज और उसके इदारों को बदनाम करना था, वो तो हमेशा से वो है इनका। दूसरा आप पिछले जब से अंबर सहगल के शौहर को PIA का चेयरमैन बनाया गया तब से आप डॉन की जरा स्टोरियां तो उठा के देखें। आपको मैं एक बात बताता हूँ, चलें
आपको कता कलामी हो रही है हजरात, आप तीनों मुझे करेक्शन कर दीजिएगा। और अब अफसार आलम साहब, एक ऐसा मैं जुमला बोलने लगा हूं कि जिसपे आप मुझे नोटिस भी नहीं भेज सकते, क्योंकि मैं डॉन अखबार को कोट करने लगा हूं। जो अगली स्टोरी आई सिरिल की, उसमें उन्होंने कहा कि राहील, वो कहीं पे भी उन्होंने जनरल राहील नहीं लिखा, उन्होंने राहील, ये लफ्ज सही, मैं सही कह रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि ही टुक द फॉरेन पॉलिसी इन हिज हैंड्स एंड स्क्रूड अप। अब इसका तो मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता, लेकिन ये अंग्रेजी में छपा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्लैगशिप अखबार में छपा है। इज दिस द लेवल ऑफ योर रिपोर्टिंग? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए मिर्जिया, आप लोग अपने आप को अंग्रेजी अखबारों के रिपोर्टर और एडिटर कहते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा था कि मकासद क्या है। पहला, जैसे मैंने अर्ज किया कि जी फौज और उसके इदारों को बदनाम करना बिल्कुल सामने की बात है। दूसरा, नवाज शरीफ हुकूमत इससे ये तासुर देना चाहती है कि जनाब हम जो भी अमरीका के मुतालबात हैं हक्कानी ग्रुप के मुतालिक, और जो भारत के मुतालबात हैं, लश्कर तैयबा जो है जो जमातुल दावा के नाम से ऑपरेट कर रही है, या अब उन्होंने वो काम छोड़ दिया 2002 के बाद, दे हैव ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद तीसरा जो है जैश मोहम्मद के हवाले से कि हम वो काम करने के लिए तैयार हैं, और उसमें रुकावट जो है वो पाकिस्तान की फौज है। ये उनका दूसरा मकसद था। तो है कि पनामा स्कैंडल जो उनके कहते हैं ना गले में घंटे की तरह बज रहा है, उसको डिफ्लेक्ट करना, उस पर से प्रेशर। तो ये मेरे ख्याल में 3 मकासद है जो उन्होंने बिल्कुल हासिल किए। ECL पे जब आपने सिरिल का नाम डाला तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि आपने इस स्टोरी की जो उम्र है वो बढ़ा दी, यानी कि उसका एको जो है चलता रहे, वो चलता रहे, वरना 2 दिन में खत्म हो जाती है खबर। तो असल मैं ही समझता हूँ कि सिरिल, वो एक अलग बात है कि किस तरह से खबर लिखी गई, उसकी कमजोरियां क्या थी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सोर्सिंग क्या है। सबसे पहली बात माजरत के साथ, हमारे कई आपके नाम ने हाथ सहाफी जो है ना, उनकी वजह मशहूरी जो है ना, को 2 गलत स्टोरी होती है, गलत होती है, बिल्कुल उस पर बात होनी चाहिए। और ऊपर से जनाब वो क्या नाम है उनका, जफर अब्बास साहब ने कहा ये मैंने वेरीफाई की। मैं चैलेंज कर रहा हूँ जफर अब्बास साहब को अपनी वेरिफिकेशन अब ले आए, इस शो पे सामने ले आए। उन्होंने नहीं की वेरीफाई, सोर्स ही नहीं उनके पास वेरीफाई करने की, सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हुकूमत के खिलाफ है। और अब देखना यह कि इश्तिहार कितने मिल रहे हैं हुकूमत में। इसमें एक पॉइंट, अगर आपने वो खबर शायद हम सब ने पढ़ी है, हमेशा अगर आप एनोनिमस सोर्सेज यानी कि गुमनाम जराए भी इस्तेमाल करते हैं तो आप एट्रीब्यूट करते हैं कि जी सिविल है, मिलिट्री है। आप कहेंगे, आपने तो ऐसे कहा कि जैसे मैं खुद मौजूद था कमरे में। आपने उसको एज ए नैरेटिव लिखा। उसमें आपने एक पैराग्राफ इन्होंने कहीं पर दिया उसी स्टोरी में कि जनाब जिन लोगों को हमने कोट किया उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें बताया। अब वो पार्टिसिपेंट ज़ाहिर 2 साइड्स थी, एक फौज थी और दूसरा सिविल गवर्नमेंट के लोग थे। तो कम से कम आप कहते हैं जी कैबिनेट मेंबर्स ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, या PMLN सोर्सेज ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, या आप ये कहते हैं कि जी आर्मी सोर्सेज, ज़ाहिर है कि आर्मी अपने खिलाफ तो खबर नहीं देगी। तो आप, इसका मकसद ये था इस खबर का, जब आपने इस तरह की सोर्सिंग नहीं की तो मकसद ये था कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कहाँ से ये खबर ओरिजिनेट हुई। मैं बात करता हूँ सिरिल जो है, सिरिल के ऊपर हम ये कह सकते हैं जी आपने वर्जन नहीं लिया, आपने सोर्सिंग नहीं की, एक अलग बहस है। बात यह कि जी खबर आई कहाँ से, और ये खबर जो है, इतना मैं कह सकता हूँ सिरिल साहब के मुताल्लिक कि वो इल्हाम की बुनियाद पे नहीं लिखेंगे, किसी ने कान में कहा, किसी ने बुलाकर कहा, एक शख्स ने कहा, 2 ने कहा, ये एक अलग बहस है। और वो पता है सबको किसने कहा, मतलब ये भी कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है ना। वो सोर्सेज कौन थी हमें भी पता है, आपको भी पता है, और उन्हें भी पता है। सोर्सेज थी, सोर्सेज तो थी, था नहीं, सोर्सेज थी, था नहीं। मैं मतलब हमें समझ गया आप इशारे कहाँ कर रहे हैं, प्लूरल या सिंगुलर। मैं एक मिनट समी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं, बड़ी देर से वेट करें। समी इब्राहिम साहब, योर कमेंट सर। सर देखें, 2-3 चीज़ें आपने कही हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ तक सिरिल ने स्टोरी लिखी है ना, मैं ये समझता हूँ कि स्टोरी लिखना किसी भी जर्नलिस्ट का, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप उसको लिख सकते हैं। जो दूसरी उसका काम है वो डिनाइल दे, अगर उसके ऊपर उसको ज़्यादा शदीद एतराज़ है तो वो कोर्ट में चली जाए। जब ये लिखते हैं सिरिल साहब कि राहील ने पॉलिसी फौरन ले ली कब्जे में वज़ीर आज़म से और उसको स्क्रू कर दिया, तो ये फर्ज बन जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब का, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, कि वो इस बात को डिनाई करें। लेकिन उनकी तरफ से इस बात का कोई डिनाई नहीं आया PM हाउस से कि जनरल राहील ने फॉरेन पॉलिसी पर कब्जा नहीं किया, वज़ीर आज़म ही फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ना ही उन्होंने स्क्रू किया। इसकी वजह से इसके बारे में तो मुझे कोई इबहाम ही नहीं है कि ये कहाँ से आई स्टोरी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी मर्जी से आई, उनकी बेटी मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल वहाँ पर हैंडल करती हैं, उन्होंने दी, परवेज रशीद साहब ने इसको लगवाया,
और डॉन की फैमिली यूज हुई। आजम सहगल साहब को पीआईए का चेयरमैन एमए तो नहीं बनाया गया। मियां आजम सहगल साहबा की जो बहन है वो मियां मंशा साहब की मिसेज हैं। तो ये पूरा डॉन और जियो और न्यूज़, ये दो पब्लिकेशंस हैं जिनमें मंशा साहब के बारे में खबर नहीं छप सकती। तो ये इस्तेमाल किया गया डॉन को। मालकान ने कहा सिरिल जो है वो कोई रिपोर्टर नहीं है, उसको ये खबर चल के उसका फॉलो, उसको पीछे भागती भागती आई और उसने जाके कहा कि जनाब ये मैं आ गई हूं और अब ये आपके मालकान भी ये कह रहे हैं इसको प्रोड्यूस कर दें। असल बात खबर का छपना नहीं है, मुबशर बात यह है कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर, वो फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही थी, नैरेटिव चेंज कर दिया गया। जो इंडिया का नैरेटिव था, जो अमेरिका का नैरेटिव था कि ये हक्कानीज को बचा रहे हैं, ये कश्मीरी ग्रुप्स को बचा रहे हैं, उस फौज को जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही थी उसको आपने दहशतगर्दों का एपिसेंटर बना दिया। और ये मूव की है पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ने। ये चीज बहुत खतरनाक है और ये कल 12 अक्टूबर था, ये 1999 वाली सूरत हाल है। जियो ने जो जनरल जहीर के फोटो के इर्द लाल सर्कल लगाया था वो तो कुछ भी नहीं था। यहां पे तो आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को दहशतगर्दी का एपिसेंटर बना दिया ये खबर बना के। और अब इसका एडवांटेज क्या लेंगे कि अगर 30 अक्टूबर को लोग सड़कों पर निकल आते हैं करप्शन के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब को भागना पड़ता है किसी डिक्टेटर की तरह, तो फिर वो ये कहेंगे कि जनाब हमारे खिलाफ तो ये कार्रवाई पाकिस्तान की फौज ने करवाई है क्योंकि हम कह रहे थे हक्कानीज के खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव है जिसको उन्होंने इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फौज के नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की है। इसको इस तनाजुर में देखें मुबशर। भाई देखिए, दो बातें हैं और जो बहुत ख़तरनाक है। एक तो इस स्टोरी का जो टाइमिंग है वो इस स्टोरी का सबसे बड़ा घिनौनापन है। यानी आप एक जंग आप पर मुसल्लत हैं, भारत एक नैरेटिव पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिश कर रहा है। और आज से 2 माह पहले आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर एक जलसे में ये कहा कि हमने सिफारती तौर पर पाकिस्तान को खदेड़ दिया है, तनहा कर दिया है, पीछे धकेल दिया है। और तब इसी वजारत ख़ारजा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम कोई सिफारती तन्हाई के शिकार नहीं है और हमने अपना केस पूरी दुनिया में बहुत अच्छा प्लेस किया है। अब आप उसी इजलास को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये समझ लें कि ठीक है ये बातें हुई है, किसी और तनाजुर में हुई है, मगर इसको किसी और तरह मरबूत किया गया है। तो आप देखें ये जो एजाज चौधरी साहब है, ये तो मैं पाकिस्तान के गवर्नेंस के मॉडल पर, जो आपने अभी चीफ जस्टिस के हवाले से कहा भी, हम हैरान होते हैं। ये कैंसर के मरीज़ हैं, इनकी केमोथेरेपी होती है। और आपको याद होगा कि इनकी जगह पर सादिक मोहम्मद ख़ान का नाम कंसिडर किया गया था और सादिक मोहम्मद ख़ान ने कहा कि चूँकि मेरा टेन्योर ज़्यादा है तो और ये इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है तो इनको सेक्रेटरी ख़ारजा बनाकर आप रिटायर करें। अब ये केमोथेरेपी की हालत में भी एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं और इसलिए ये नवाज़ शरीफ के बिलोआइड बनने के लिए उन्होंने एक केस पेश किया और वो केस ये था कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर जो है वो तनहा हो रहा है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो केस पूरा डॉन में गया है, मुझे आप उस स्टोरी से भी ज़्यादा जो मुझे एतराज़ है वो ज़फ़र अब्बास साहब के उस एडिटोरियल पर है जो उन्होंने बाद में लिखा। और उस एडिटोरियल में उन्होंने 2-3 बातें कही है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। एक बात तो उन्होंने ये कही है कि मैंने वेरीफाई किया या स्टोरी में वेरीफाई हुआ। स्टोरी के 2 फरीक है, एक सिविलियन है और एक जो है वो अस्करी इदारे हैं। और स्टोरी जो है वो अच्छा स्टोरी के और स्टोरी क्या है, सिविलियन और अस्करी इदारों की लड़ाई है। और लड़ाई कौन सी है, बहुत पेचीदा मामलात पर बहुत देरीना लड़ाई है, बहुत पुरानी लड़ाई है। और वो जो है वो 3 ग्रुपों के हवाले से लड़ाई है। वो फौज के परसेप्शन के खिलाफ लड़ाई है, नवाज शरीफ के परसेप्शन की, और इनकी लड़ाई है। अब इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? एक स्टोरी है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप दूसरे फरीक से रुजू करेंगे ना, जिनके मुतालिक कहा गया है कि उनको ये कहा गया कि आप दूसरे सूबों में जाएं और जाकर जो है वो सब लोगों को समझाएं और ये पठानकोट की भी तहकीक करें, हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ भी बात करें, मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ भी काम करें और हक्कानी के ख़िलाफ़ भी काम करें। यही बात थी ना। तो अब आप जो दूसरा फरीक है, 6 लोगों से इजलास में शरीक हुए हैं। उन 6 लोगों में जो एक आदमी है, वो एक आदमी जो है वो उस स्टोरी का फरीक है, वो वेरीफाई कैसे हो सकती है? यानी जो एडिटर है डॉन का एक बड़ा मकाम है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वह मुलाजिम और जो है वो उनके जो है वो मालकान के दरमियान। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये कतई मतलब नहीं है कि आप सहाफ़त के हवाले से भी एक ऐसा मैग्ना कार्टा रखते हैं जो पूरी दुनिया में यानी मुसल्लमा है, जिस तरह के उस इदारे में उन्होंने दावा किया है। देखिए, बहुत सारी स्टोरीज डॉन की बाउंस हुई है और ये जो स्टोरी आपने एक छोटा सा मैं जुमला बता दूँ। अभी आपने कहा आज़म सहगल की अपॉइंटमेंट के हवाले से और जो स्टोरियाँ लगी हैं, आज़म सहगल की अपॉइंटमेंट से पहले के डॉन अखबारात को आप देखें, आज़म सहगल को पीआईए में जो है वो डायरेक्टर पीआईए में जो है वो सरबराही जब कमेंट की उन्होंने और प्रॉमिस किया तो इसको अपॉइंट करने की में ताख़ीर हो गई।
तो डॉन ने स्टोरीज किया पीआईए के खिलाफ, कई महीनों तक स्टोरीज करता रहा है। मसला ये है कि क्या आप किस किस्म की, यानी ये कौन सा क्या मेयार है भाई? आप लोगों का मेयार है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं, जंग में ये खास ज़हन है जिसकी तरफ समीर साहब ने इशारा किया, मैं उसमें इजाफा कर दूं। 12 अक्टूबर को रोजनामा जंग में अहमद नूरानी की एक स्टोरी शाया हुई है और उसमें ये कहा गया इसको और इसको आप जो है ना सप्लीमेंट करें। उसमें यह कहा गया है कि 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की जो रुखसती हुई है उसका पस मंजर भी यही था। खैर अभी छोड़ दें, अहमद नूरानी साहब के मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अफवाहें आ रही हैं उनके मतलब कि शायद वो अपना इदारा चेंज करना चाहते हैं, इसलिए अभी मैं नहीं कहूँगा कि वरना उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन जहाँ पे भी जाएं नूरानी साहब, अल्लाह करे आप फैलें वहाँ पे। बट सोशल मीडिया पर मरियम सफदर की टीम ओपनली और एक्टिवली स्टोरी को प्रमोट कर रही है, उनको क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, देखें फ़ायदा तो मैं वही कहता हूँ कि सिरिल और डॉन, यकीनन हम उसको डिस्कस करें, तनकीद करें, लेकिन वो साइड शो है। आने वाले दिनों में वो फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होगा। असल जो लड़ाई है वो तो यही है ना कि जी ये नवाज शरीफ हुकूमत जो है और उनकी जो नवाज शरीफ एंड फैमिली जो है वो इस मुल्क के मुतालिक क्या उनका एक वो है परसेप्शन है, और वो परसेप्शन जो है वो हमारे कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट से टकराता है। ठीक है ना। अब इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रमोट करने, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वही सब चीज़ें कर रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं। और जो मैं फिर तवज्जो दिलाऊंगा ईसीएल पे डालना, देखें 2-4 दिन के बाद आप देखिएगा, हो सकता है अगले 24 घंटे में हो गया हो कि आप देखेंगे ईसीएल से नाम हट जाएगा। ईसीएल पे डालना तो मतलब एक जरूरत भी नहीं थी। मेरा नाम कितनी बारी आ है ना, वो साइड शो है। अच्छा, उसकी वजह से आपने क्या किया, CNN हो, BBC हो, तमाम मगरबी मीडिया, उसको क्या जवाब मिला? उनको आपने दिखाया, उन ग्रुप्स के नाम लिए जिसपे वो हसास हैं। फिर आपने हिंदुस्तान के हाथ में वो छुरी दे दी, प्रोपेगेंडे की या एक भोंपू दे दिया कि वो बजाए जा रहे हैं। तो असल जो फायदा हुआ है मेरे ख्याल में ये साइड शो है, इसके ऊपर हम जितनी बात करें कम करें वो एक अलग बात है। असल बात हो रही है कि जी नवाज गवर्नमेंट ने क्या गेन किया और उसने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम किया। समीर इब्राहिम और मोहम्मद ताहिर मेरे साथ ही एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और समीर इब्राहिम साहब, अभी मेरे पास खबर पहुंची है कि हिंदुस्तान में किसी को इंटरव्यू देते हुए आपकी डिफेंस एनालिस्ट जनाब आयशा सदीका ने कहा है कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं और उसमें 5 दहशतगर्द मारे भी गए हैं। यार ये क्या आप लोग सहाफ़ी पी के सोते हैं रात को कि सुबह आपको ऐसे ऐसे ख्वाब आ जाते हैं और सारी दुनिया की स्टोरियां आपके माइंड में आ जाती हैं और वही स्टोरी होती है जिससे सिर्फ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को आप किसी तरह रगड़ा मार सकें और इंडिया के नैरेटिव को और मौक़िफ़ को आगे बढ़ा सकें। आई मीन कम ऑन यार। और इनको आप जर्नलिस्ट कहते हैं? यानी मैं कहता हूं दफा करें जी, मुझे ना कोई जर्नलिस्ट है कभी, अगर ये लोग जर्नलिस्ट है तो। अच्छा मुबशर, ये थोड़ा सा मुझे लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। ओके, ये हम लोग जो यहाँ पर जो इस वक्त आजादियां हैं सहाफियों ने उसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी। कौन सी? और एक मिनट यहीं पे बताएं कौन सी कुर्बानी दी आपने? बहुत देखें, नहीं एक मिनट, नहीं लेट मी बी द डेविल इटसेल्फ, लेट मी बी द डेविल, नो फॉरगेट अबाउट 80s। आपको असल आजादी जो मिली है वो तो मुशर्रफ के टाइम पे मिली है। खिलाफ पर्चे भाई मेरे खिलाफ अभी 48 पर्चे हैं। एक मिनट, इस जमहूरियत में मेरे खिलाफ 48 पर्चे हैं। मेरे घर में 3 दफा पुलिस दीवारें कूद के आई है। मेरा 2 दफा नाम ECL पे आया है। इसी जमहूरियत में 3 दफा मुझ पे लाइफ टाइम बैन लगा है। आप कौन सी बात कर रहे हैं यार? नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी मुजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ये ना कहें कि ये आजादियां मुशर्रफ साहब ने दी हैं। मुशर्रफ साहब ने मालकान को चैनल्स के लाइसेंस दिए, मुशर्रफ साहब ने मालकान को चैनल के लाइसेंस दिए और जिनके पास अखबार थे उन्हीं को टीवी के लाइसेंस देके उनको मॉन्स्टर बना दिया यहाँ पे। ये मुशर्रफ साहब ने किया। लेकिन जो सहाफियों की, ये आमिर ज़िया साहब मेरे इस बात से एग्री करेंगे, जर्नलिस्टों ने, वर्किंग जर्नलिस्टों ने मारे खाए हैं यहाँ पे, कोड़े खाए हैं, कुर्बानियां दी हैं। अब बात यह है कि जब अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पे, अगर कोई चीज गलत छापता है, पाकिस्तान के खिलाफ छापता है, पाकिस्तान का आइन उसके लिए सजा तजवीज करता है, ये अदालतों का काम है, ये उन रेगुलेटरी बॉडीज का काम है कि वो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरा प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों का काम है पाकिस्तान की फौज को डिफेंड करना, मसलन ये गवर्नमेंट का हिस्सा है पाकिस्तान की फौज, लेकिन यहां पर जो हमारी सिविल क़यादत है, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, वो चीजें ना सिर्फ ये लिखवा रही है बल्कि उनको इबहाम में रख रही है, जिसकी
की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये इस वक्त तासुर है जैसे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये कोई एक और चीज का नाम है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिसको नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं ये किसी और चीज का नाम है। ये इसलिए क्रिएट की गई है कि इसका मकसद अपने मास्टर्स को खुश करके इस वक्त जो रीजन के अंदर जो अमेरिकन डिजाइन है, जो इंडियन डिजाइन है, जिस तरह सी पैक को बिल्कुल पैक करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका एक हिस्सा है। और इसमें मियां साहब ये काम बखुशी इसलिए कर रहे हैं कि उनको नजर आ रहा है कि अगर बॉर्डर खत्म हो गया, तिजारत हो गई, क्योंकि ये सब कुछ पैसे के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान जो रियासत क्रिएट की गई थी एक नजरिए की बुनियाद पर, फोर फादर्स को हमारे पता था कि ये मुल्क छोटा होगा, लेकिन इस मुल्क ने इंडिया का गुलाम नहीं बनना था। लेकिन अब तिजारत के नाम पे, ट्रेड के नाम पे ये कहा जा रहा है कि मसला कश्मीर को अबैंडन कर दें, आप हकानीज के खिलाफ कार्रवाई करें, अफगानिस्तान बिल्कुल भारत को खुला हैंड दे दें और अब सी पैक को रोल बैक कर लें। इसके लिए ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है। पाकिस्तान के 95% जर्नलिस्ट जो हैं वो जो बात आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, उसके साथ मुत्तफिक हैं। चंद लोग हैं जो बाहर की और खास तौर पे ये जो अंग्रेजी के जर्नलिस्ट है ना, आमिर जियाद साहब जैसे, पैसे कमाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों पैसे कमाते हैं ऐसे 2 नंबर? नहीं, आमिर जियाद तो एक बड़े अच्छे आदमी है, इज ए वेरी ट्रू जर्नलिस्ट और इनकी बड़ी फाइट है जो इन्होंने बोल के लिए भी पुटअप की एंड आई कांग्रेचुलेट हिम ऑन दैट। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। इसमें मैं सिर्फ एक अर्ज करूं, मुझे पता है कि ताहिर भाई की वो है टर्न कि पाकिस्तान में सबसे आसान काम क्या है, वो ये कि आप फौज पर तनकीद करें। अच्छा, इससे क्या जाहिर होता है कि रिट ऑफ द स्टेट नहीं है। अच्छा, कोई आपके ऐसे कवानीन नहीं है कि अगर मैं कोई गलत बात कहूँ बतौर सहाफ़ी करूँ या किसी की मैं इनकी पगड़ी उछालूँ या आपकी उछालूँ तो लाइबल डिफेमेशन के लॉज अगर हैं भी तो अप्लाई नहीं होते। अच्छा, इससे अंदाज़ा जो पूरा हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो हमारा एक सूडो लिबरल तबका है कि जनाब ये फ़ौज जो है सिक्योरिटी स्टेट है और यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, उस चीज़ की नफ़ी करता है कि आज आप कुछ भी कर लें। आप देखें, अभी आपने आयशा सिद्दीक़ा साहिबा की बात की, आपने डॉन अखबार की बात की, आप किसी भी बात कर लें, आपके यहाँ जो अंग्रेज़ी अखबारात हैं जहाँ पर ये आवाज़ें एम्पलीफाई होती हैं, उसमें क्या है कि एक सूडो लिबरल तबका है जिसकी इस पर गलबा है, इस प्रेस के ऊपर, अंग्रेज़ी प्रेस पर। उन्होंने इस पूरे एक नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि मेजॉरिटी का नैरेटिव है अखबारात के ज़रिए, हालांकि ये अवाम की आवाज़ नहीं है। तो आप जब तक स्टेट की रिट मजबूत नहीं करेंगे, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी हो, बात ये कि जो हम कह रहे हैं उस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, सनसनीखेज़ी में और सही बात करने में। यानी कि सच भी मैं नहीं कह रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्स को आप कैसे पेश करेंगे और उसकी जगह सनसनीखेज़ी से कैसे बचेंगे, इस पर हमें डिबेट करनी चाहिए, जो कि नहीं होती। जी, पाकिस्तान में बड़े बड़े मुगालते हैं, उनमें से एक मुगालता है आज़ादी सहाफ़त, सिविल सोसाइटी, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, मोमबत्ती जला के खड़े हो जाना, ये सिविल सोसाइटी है ना? ये सब बड़े बड़े मुगालते हैं और इसकी अपनी अपनी तशरीहात है। जो जिस आदमी के ये जो है ना वो रावण का मुंह है, यानी इतने मुंह है इसके पता ही नहीं चलता कौन सा मुंह असली है और कौन सा नकली है। ये भाई ऐसा ही है, कोई इसका हकीकत से, मारूजियत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, ये जो सिरिल अलमेडा के साथ ECL की बात हमारे आमिर भाई कर रहे थे, ये नवाज शरीफ की मेंटालिटी को समझने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ जो है वो का तरीक़े वारदात ही यही है। आप देखें नजम सेठी साहब, उनके खिलाफ मुकदमे बनवाए, आज वो उनके साथ कहाँ खड़े हैं। मरिया लोधी साहिबा, उनके खिलाफ केसेस हुए, क्या किस तरह के मामलात हुए, कैसे वो इसी तरह करते हैं। और फिर बाद में यही सिरिल अलमेडा, आप ये उम्मीद रखें कि अगर वो अगला इलेक्शन जीत गए, अल्लाह ना करे, तो उसमें शायद ये एडवाइज़र हो उनके, ठीक है ना, आप ये उम्मीद रखें, क्योंकि नवाज शरीफ का जो है ना वो तरीक़े वारदात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब, ये जो हम बात कह रहे हैं ना, मैं समी इब्राहिम साहब से बहुत अदब के साथ एक छोटा सा इख्तिलाफ करूंगा कि ये पूरी लड़ाई नवाज शरीफ और ये पूरी जो जनता है ये पैसों के लिए कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा तो उनके पास है और पैसा ये कमा भी रहे हैं, लेकिन ये उनका सानवी मकसद है। नवाज शरीफ की मेंटलिटी को समझें, वो भारत से बड़ा दुश्मन पाक फ़ौज को समझते हैं और उनकी पूरी एक्टिविटीज़ का महवर ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज को किस तरह वो डिमोरलाइज करें। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का पूरा केस 3 ग्रुपों के ख़िलाफ़ है, हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़, मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ और हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़। उनके मुतालिक हमारा सवाल ये है कि आप ज़रा हमें ये बताएं कि ये पिछले 40-50 वर्षों में इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कौन सी FIR है, इन्होंने पाकिस्तान में कौन सी वारदात की है। और दूसरी बात ये है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की जाती है,
तो ये नॉन स्टेट एक्टर से पाकिस्तान खत्म करेगा क्या? इंडिया नहीं करेगा। राष्ट्रीय सेवक सिंह जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो हमले कर रही है वो क्या स्टेट एक्टर्स है? नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो ये पूरे बर्रे सगीर पर लागू होगा ना नॉन स्टेट एक्टर्स का जो फार्मूला है, और बल्कि पूरे बर्रे सगीर पर क्या होगा, दुनिया ग्लोबली सोचती है, तो आपको जो है पूरी दुनिया पर लागू करना होगा। सीरिया में किसकी प्रॉक्सीज लड़ रही है, यमन में किसकी प्रॉक्सीज लड़ रही है? समीर साहब, सॉरी, सीरिया और यमन पे आते हैं। समीर साहब, आपने सुना ताहिर भाई ने क्या कहा? जी बिल्कुल, ये ठीक कहा ताहिर साहब ने कि मेंटालिटी नवाज शरीफ की है, लेकिन फिर हम देखते हैं ये मेंटालिटी क्यों है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनको इक़्तिदार से फौज अलग कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि वो भारत के साथ पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज करते हैं। क्यों करते हैं कंप्रोमाइज? बिकॉज ही वांट्स टू हैव फुल ट्रेड। तो एट द एंड वहीं पे वही पैसे की बात होती है। और ताहिर भाई बड़े अदब से, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ही बड़ा लालची होता है और ज्यादा से ज्यादा पैसे हासिल करना चाहते हैं। ये सारी इन्फ्लुएंस की जंग है, मंडियों की जंग है, तो इसलिए ये वो उसी की जंग है। अब एक और मैं बात अर्ज करता हूं, हमारी गवर्नमेंट तो केस प्लीड ही नहीं करती। मसलन रेमंड डेविस था, वो एक सबूत था बहुत बड़ा कि जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो भी ऐसी रियासत है जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है पाकिस्तान के अंदर। उसको डिप्लोमेटिक कवर दिया गया। उसने आके लाहौर में सरेआम 2 नौजवानों को कत्ल किया, असला लेके वो फिर रहा था। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही वाकया था जैसे कुलभूषण जाधव वाला वाकया। प्रॉब्लम हमारी ये आ गई है कि जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी या ये मुस्लिम लीग नून है, इनकी जो रियलिटीज हैं, इनके जो मफादात हैं वो पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज नहीं बनाते। ये समझते ये हैं कि क्योंकि अगर वाशिंगटन ने हमें मदद दी तो हम हुक्मरान बन जाएंगे, कहीं ना कहीं से एनआरओ आ जाएगा। तो इसलिए ना ये अवाम की खिदमत पे बिलीव करते हैं, ना पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करते हैं। ये सिर्फ अपने मास्टर्स की बात सुनकर वही उसी परसेप्शन के तहत इसको एक भारत का गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। अब आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लोग उठ खड़े हों, वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को? आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुबशर ये कहा है कि यहां पर जमहूरियत के नाम पर शहनशाहियत कायम है, जमहूरियत नहीं है। ये तो हम कई दिन से कह रहे हैं। अगर इस सिस्टम को कोई तब्दील करता है तो वो जमहूरियत के खिलाफ काम नहीं है। आज दोबारा कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए और खुदा के लिए पाकिस्तान के इदारों को यह बात देखनी चाहिए कि ये जो जमहूरियत के नाम पे जुल्म कर रहे हैं लोग, इनको अगर आप हटाते हैं तो आप जमहूरियत डीरेल नहीं करेंगे, बल्कि आप जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत लाने के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात से एग्री करता हूं। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने जो कहा, मैं उसको तायीद करता हूं कि उन्होंने जो कुछ सही कहा। लेकिन एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। बेबी की टमी खुश रहेगी तो फिर ही वो खेल। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब ने आज कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं केस की पैरवी करते हुए। पहले ताहिर साहब आप बताएंगे, आपका क्या तासुर है उनके बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस का जो मकाम है और जो मनसब है वो मुल्क का सबसे बड़ा कानूनी दिमाग होते हैं और वो हर वक्त जजमेंटल होते हैं। यानी उनके सामने जो सिचुएशन होती है ना, उसमें वो दिमाग जजमेंटल होता है। तो हमें सोचना ये चाहिए कि मुल्क का सबसे बड़ा कानूनी दिमाग और जजमेंटल जो है वो मकाम क्या बात कर रहा है। यानी वो क्यों इतनी मुश्किल महसूस कर रहे हैं कि कानून के इस फ्रेमवर्क में आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई तब्दीली ला सकें? ऐसा क्यों है? यानी ये गवर्नमेंट ने गवर्नेंस का कौन सा मॉडल बनाया है? आपका जमहूरियत के बारे में जो दावा है वो ये है कि इर्तिकाई तौर पर ये बेहतर होती है, वो ये है कि ये दस्तूरी जमहूरियत होती है जिसमें आप इदारों से जाकर जो है वो अपने लिए रिलीफ ले सकते हैं। तो ये सारे इदारे नाकाम हैं। चीफ जस्टिस की इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये सारे इदारे किसी भी किस्म का जो है वो इंसाफ या रिलीफ देने में नाकाम हो रहे हैं इस गवर्नेंस के मॉडल के साथ। तो चीफ जस्टिस के इन जुमलों का अगर आप तशरीह करें और इसको अगर आप सोचना शुरू करें तो हमें तो ये पता चलता है कि एक तरह से हम इस पूरे निज़ाम से मायूस और नामुराद लौटे हैं और हमने सर टकराया है दीवारों के साथ। और दूसरी बात ये है कि जब वो ये कह रहे हैं कि जो है वो अवाम उठ खड़े हों, तो इसके वैसे तो मैं जो है वो चीफ जस्टिस के मकाम की वजह से मैं इसकी तशरीह करता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि वोट के ज़रिए तब्दीली लाएं।
वो ये कहना चाह कह रहे रहे हैं। हैं लेकिन कि इदारों को फंडामेंटल राइट्स के ताबे करें। अगर वो फंडामेंटल, अगर 14 अफराद को गोली मारने के बावजूद पर्चा नहीं कटता तो फिर लोगों का काम है कि वो जाके अपने मुंतखब नुमाइंदों से जोर लगाकर अपना पर्चा कटवाएं। यही तो नवाज शरीफ की अप्रोच है ना। ये देखिए, ये स्टोरी यही तो चीज़ें जाहिर करती है। वो कहते हैं मॉडल टाउन की दहशतगर्दी, जो मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, उस दहशतगर्दी पर तो वो पाकिस्तानी फौज का और पाकिस्तानी इदारों का हाथ रोकते हैं। वो कहते हैं आप इस पर इन्वेस्टिगेशन ना करें, छोटू गैंग की तरफ ना जाए जो ज़मीन पर हैं, डॉक्टर आसिम की करते मॉडल हैं। टाउन पे ना जाएं जो ज़मीन पर हैं। डॉक्टर आसिम की करते हैं। हाँ, अब और जो आबिद शेर अली के, वो आबिद शेर अली के वालिद साहब जो इल्ज़ाम लगाते हैं राना सनाल्लाह पर, वहाँ ना जाएं जो ज़मीन पर केसेस हुए हैं। लेकिन आप जो है ना ख्याली वाक़यात की तरफ जाते हैं इंटरनेट, क्योंकि नवाज शरीफ ऑपरेट कर रहे हैं अमेरिका और भारत के कॉन्टेक्स्ट में। उसका सारा जो ऑपरेशन है वो क्यों ये जी? बिल्कुल मैं तायीद करूंगा कि ज़ाहिर है उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो जो है अमेरिका और उसकी पिच पर आके खेल रहे हैं भारत की। लेकिन मैं जमाली साहब को जो स्टेटमेंट जिसका आप अभी तस्करा कर रहे हैं, मैं कहूँगा इस चीज़ की गम्माज़ी है कि हमारे इदारों की बेबसी इसमें नज़र आती है कि हमारे जितने इदारे, चाहे दलिया हो, चाहे FIA हो, चाहे नैब हो, वो इस निज़ाम में रहते हुए जो है वो कार्रवाई नहीं करते। यार उसकी वजह देखिए, अब आप मेरी एक बात सुन लें। आप बताएं। अरे उसकी वजह ये कि इस सिस्टम में ऑटो करेक्ट वो है ही नहीं, मैकेनिज्म ही नहीं है। जब तक आप इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो वजीर आजम है वो इस निज़ाम के तहत मिनी डिक्टेटर बन गया है। ना पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है, ना पार्लियामेंट में उसका कुछ बिगाड़ा जा सकता है, और सारे जो इदारे हैं उसके मातहत हैं। तो वो तो एक तरह का मतलब बादशाह कह लें, राजवाड़े का उसको राजा कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये जमहूरियत नहीं है आपके मुल्क में। माफ कीजिएगा कि ये वो जमहूरियत है जिसमें जमहूर नहीं है, कम से कम ये अवाम दोस्त कोई निज़ाम नहीं। वो जमहूर है जिसमें जमहूद है। हाँ, ये वो पता नहीं यत है खाली, मेरे ख्याल में जमहूर के बगैर है ये जमहूरियत। तो जब तक आप इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे और इसको अवाम दोस्त निज़ाम नहीं बनाएंगे, मेरे ख्याल में ये जो हम इसी तरह मातम करते रहेंगे। 72 समीर साहब, बात यह है कि जब समीर इब्राहिम साहब इदारे जो हैं वो मुलाजिम बन जाएं, मसलन पुलिस हो, FIA हो, कोई भी, क्योंकि अदलिया को अगर आप देखें, अगर आप किसी भी जज को देखें, आप सिविल जज से लेके सेशन जज को लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी जज को देखें, तो एंड में फैसला जो है उन सबूतों के ऊपर आना है जो उनके सामने पेश किए जाएंगे, या गवाहों के ऊपर आना है जो उनके सामने पेश होंगे और क्रॉस एग्जामिन होंगे। बगैर सबूत के कोई अदालत जो है वो फैसला नहीं दे सकती। आप इससे तो एग्री करते हैं ना सर? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके हुकूमती इदारे जो हैं वो हुकूमत के मातहत होके हर किस्म की अपील, हर किस्म का केस, उसके फैक्ट्स डिस्टॉर्ट करें अदालतों में जाके, उसकी स्टेटमेंट्स को फज करें वहां पे, तो अदलिया फिर इंसाफ कैसे दे सकती? फिर तो उन्होंने जायज बात की अनवर ज़हीर जमाली साहब ने। बिल्कुल ये जायज बात की है। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं 2-3 दिन पहले, मेरे दोस्त हैं राना ताहिर साहब, रात को 2 बजे मैं उनको लेके मैरिड की तरफ हम जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो बिल्कुल अंधेरा था और हमने जो वन वे है उसकी हमने वायलेशन की, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं थी। तो अचानक सामने 2 पुलिस वाले आ गए, मोटरसाइकिल पे थे। उन्होंने लाइट दी, हमें रोक लिया। उन्होंने कहा आपने ये क्या किया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये वन वे है और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन रात 2 बजे का टाइम है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं इस पर मैं आ गया हूँ इसलिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लेकिन ये है तो कानून की खिलाफ वर्जी। मैंने कहा बिल्कुल कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे तो आप पकड़ लेंगे, अभी आप मेरा चालान कर दें, मैं तैयार हूं, लेकिन यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर जो पाकिस्तान को लूट के ले गए, जिन्होंने बाहर लंदन में फ्लैट्स बना लिए, वो आराम से पड़ा वहां पे सो रहा है। वो जो कानून की खिलाफ वर्जी है उसको आपने नहीं पकड़ा। आप यकीन करें, वो एक उनमें सार्जेंट था और एक साथ में उसके वो सिपाही था, वो दोनों हंस पड़े। उन्होंने मुझे कहा जनाब अब आपकी इस बात के बाद अगर हम आपका चालान करें या आपको पकड़ के ले जाएं तो ये हमारे लिए बहुत नामुनासिब बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप चले जाएं। तो ये पाकिस्तान के जो निचली सतह के जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सारे इदारे हैं, जो टॉप से मैसेज आ गया है, ये जो सिस्टम हॉस्टेज इसलिए है कि टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इसको गुलाम बना लिया है। पाकिस्तान के इदारों के अंदर काम करने वाले लोग ऑनेस्ट भी हैं, पुलिस में भी ऑनेस्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी ऑनेस्ट हैं, लेकिन जब आप 18वें ग्रेड के आदमी को 20वें ग्रेड की पोजीशन पे लगा के रखेंगे लालच देके और उससे अपना सब काम करवाएंगे, तो ये इदारे किस तरह से छूटेंगे? मेरा कोई इबाम नहीं। ये आप कह रहे होंगे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वोट से बदलें, उन्होंने कोई क्लैरिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि अवाम उठ खड़े हो। मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने अवाम को कहा है उठ के खड़े हो।
हर फोरम पे उन्होंने यही कहा है कि हर फोरम पे आप एजिटेट करें, आप अपने नुमाइंदों को। और मैं समी इब्राहिम साहब अलल-ऐलान कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस समी इब्राहिम साहब, मैं अलल-ऐलान कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स को तलब किया जाए, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स को तलब किया जाए, लोगों को कत्ल में आपने 19 साल कैद दे दें और 17 साल के बाद वो बरी हो रहे हो, खुदा के लिए क्या एविडेंस का सिस्टम है यहाँ पे? क्यों जी ताहिर साहब? बिल्कुल सही बात है, जी बिल्कुल सही बात है। एक तो समी इब्राहिम साहब को मैं मुफ्त में मशवरा देना चाह रहा हूँ कि हर दफ़ा वो सड़क की इस तरह खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि जो है ना वो हर दफ़ा वो 2 शरीफ पुलिस वाले उनको नहीं मिलेंगे। कभी को पटवारी भी हो सकता है, तो आइंदा ये वैसे भी कानून की कोशिश करें कि तो ना तोड़ें उसको। देखिए बुनियादी मसला ये, क्योंकि कराची में तो प्रॉब्लम है ना, हर सड़क ही खुद ही आपको वन वे जाना होता है, लेकिन इस्लामाबाद में इतनी मसाइल नहीं है। जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जो हमें सवाल उठाना चाहिए वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने गवर्नेंस का जो मॉडल मुतारिफ कराया है, क्या उस मॉडल के साथ पाकिस्तान उस सेंचुरी में दाखिल हो सकता है या उस तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में कभी शामिल हो सकता है जिसका वो खुद क्लेम करते हैं? हमारे मुल्क में हम किस निज़ाम को जो है वो गले से लगाए हुए जमहूरियत के नाम पर हमें मरियम नवाज का इंतजार करना है, हमें हमजा शहबाज की क़यादत का इंतजार करना है। ये क्या है? 28 साल पहले थी मरियम नवाज, अब वो मरियम सफदर है। जी बात ये कि असल इशू क्या है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है। ये कहने के नवाज शरीफ साहब को मॉडल है, मैं कहूँगा ये पूरा सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है कि आज जो आपके यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है ये डिलीवर करने से कासिर है, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे, इसके अंदर डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, इख्तियारात नीचे तक नहीं जाएंगे, यही कुछ होता रहेगा। नवाज शरीफ होंगे, उनकी आल औलाद होगी, उनकी औलाद होगी, हम गुलाम इब्ने गुलाम बने बैठे रहेंगे और ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा अगर चला। समी इब्राहिम साहब आपका, मिर्जिया साहब आपका, मोहम्मद ताहिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते एक बात जरूर कहूँ जस्टिस की स्टेटमेंट के ऊपर कि ये 20 करोड़ अवाम के लिए एक वेकअप कॉल है। एक बात याद रखें, हम सारे जानते हैं कि एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक साफ मछली गंदे तालाब को साफ नहीं कर सकती। अगर आज आपके चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दी है, आप उसको सीरियसली सोचें कि आप अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी सतह पे किस तरह कानून के दायरे में रहते हुए किस तरह इंसानी हकूक़ और अपने हकूक़ और अपने मुल्क जो है उसको सही सिमत में डाल सकते हैं। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप पॉलिटिक्स को ओन नहीं करेंगे और पॉलिटिक्स को अछूत समझकर छोड़ेंगे नहीं, कोई एक फ़र्द आपकी मदद नहीं कर सकेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।